ठंड का मौसम अपने चरम पर था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और कोहरे की मोटी चादर ने पूरे कस्बे को अपनी आगोश में ले रखा था। उसी कस्बे की एक तंग गली में स्थित छोटे से मकान में किशन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशन के पास ना कोई बड़ी जमीन थी, ना कोई पुश्तैनी कारोबार। बस एक छोटी सी रेहड़ी थी जिस पर वो गर्मा गर्म पकौड़े और चटपटी चाट बेचा करता था। यही उसकी पूरी दुनिया थी और इसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। मौसम तो ऐसा है कि गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा दुगना हो जाता, पर पता नहीं लोग क्यों नहीं आ रहे। शायद कोहरे की वजह से सब घरों में दुबके हुए हैं। चलो थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, कोई ना कोई जरूर आएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई। किशन ने जल्दी से अपनी रेहड़ी को एक पेड़ की ओट में कर लिया। तभी उसे दूर से कुछ परिचित चेहरे आते दिखाई दिए। वो मोहल्ले के ही कुछ लोग थे। किशन के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी रेखा उभर आई। आइए भैया आइए, बताइए आपके लिए कैसे पकौड़े बनाऊं? तीखे रखूं या हल्के मसाले वाले? अरे किशन भैया, तुम तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा नहीं पसंद। बस हल्का सा मसाला और हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डाल देना। बिल्कुल भैया, आपके हिसाब से ही बनाऊंगा। अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। किशन ने झटपट कढ़ाई में तेल गर्म किया और बेसन के पकौड़े तलने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक बारिश तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। अरे नहीं भाई रुको, मेरे लिए पकौड़े मत बनाना, ये बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं तो सामने वाले शानी शहर ढाबे पर चला जाऊंगा। इस बारिश में यहाँ खुले में खड़े होकर पकौड़े खाने का क्या मजा। हाँ यार, बात तो सही है, वहाँ आराम से छत के नीचे बैठकर खाएंगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये सुनकर किशन का दिल बैठ गया। बेसन का घोल तैयार था, तेल गर्म हो चुका था। अरे भैया बस 2 मिनट का तो काम है, आप रुक जाइए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े निकाल कर देता हूँ। बारिश थोड़ी देर की ही है। नहीं किशन, अब रहने दे, ये पकौड़े किसी और को दे देना, हम लोग ढाबे पर ही चले गए। सारे ग्राहक सामने बने मोहन के आलीशान ढाबे की तरफ भाग गए। किशन की रेहड़ी के ठीक सामने ही मोहन का बड़ा सा ढाबा था, जहां ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सियां और बारिश से बचने के लिए पक्की छत थी। भले ही वहां का खाना औसत दर्जे का था और दाम ज्यादा थे, लेकिन मौसम की मार से बचने के लिए लोग वहीं जा रहे थे। मोहन अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। बाजार की सारी रेहड़ियां अपना सामान समेटकर जा चुकी थी। अरे किशन, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? इतनी तेज बारिश में कौन आएगा? सामान समेटो और घर चलो। भाई आज सुबह से 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो राधा को क्या जवाब दूंगा? वो भी उम्मीद लगाए बैठी होगी कि आज कुछ कमाई हुई होगी। थोड़ी देर और रुकता हूँ। देख लो भाई, मेरा कहना मानो, बेकार में भीगने का कोई फायदा नहीं। लोग तो सामने मोहन के ढाबे पर ही जाएंगे। लेकिन किशन अपनी जगह पर डटा रहा। बारिश की मोटी मोटी बूंदें अब उसे पूरी तरह भिगो रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। वो उदास मन से आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा। लगता है आज मेरी किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब ज्यादा इंतजार करना बेकार है, घर ही चलता हूँ। वो अपनी रेहड़ी का सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी माँ बारिश में भीगती हुई उसके पास आई। उनके कपड़े पूरी तरह तर थे और वो ठंड से कांप रही थीं। बेटा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से भूखी हूँ। अम्मा जी, मैंने तो सब सामान पैक कर लिया था, लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जला लेता हूँ। आप बताइए कितने पकौड़े खाएंगी? बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, 4-5 पकौड़े खा लूंगी, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। भूखे पेट को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाता हूँ। किशन ने ठंडी हवाओं के बीच कढ़ाई गर्म की और शुद्ध सरसों के तेल में सुनहरे पकौड़े तलने लगा। ऊपर से उसने चाट मसाला, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डाली। गर्मा गर्म पकौड़ों की भीनी भीनी खुशबू दूर तक फैल गई। लीजिए अम्मा जी, गर्मा गर्म पकौड़े, आराम से खाइए।
ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे बेटा। आज के जमाने में भला कौन बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता। अम्मा जी, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें से जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। वो बूढ़ी माँ किशन को ढेर सारी दुआएं देती हुई वहां से चली गई। किशन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी भीगी हुई रेहड़ी को धकेलता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी राधा ने गीले कपड़ों में उसे देखकर पूछा, आज इतनी देर क्यों लगा दी और आप पूरे भीगे हुए हो? राधा, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। सब लोग सामने मोहन के ढाबे पर चले गए। ये सुनकर राधा का चेहरा उतर गया। तभी अंदर से किशन की बूढ़ी माँ सावित्री बाहर आई। बेटा, ये तो क्या कह रहा है? मोहल्ले वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मसालों वाले पकौड़े बहुत पसंद है, फिर आज सब उस मोहन के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेहड़ी है और मोहन का बड़ा सा ढाबा। वहां कुर्सियां हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब बरसात शुरू हो गई है। इस मौसम में कौन मेरी खुली रेहड़ी पर खड़े होकर पकौड़े खाएगा? मुझे तो लगता है इस साल भी कोई अच्छी कमाई नहीं हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस बरसात में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूंगा और अपना काम बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस साल भी यही पुरानी रेहड़ी धकेलनी पड़ेगी। किशन बहुत परेशान था। मॉनसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेहड़ी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी कि आखिरकार वो अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा। अगली सुबह किशन फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी रेहड़ी लगाई और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेहड़ी के पास आए। किशन भैया, गर्मा गर्म और चटपटे पकौड़े लगा दीजिए, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना। आपकी हरी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए, अभी तैयार करता हूँ। किशन तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने शुद्ध तेल में तले हुए गर्मा गर्म पकौड़े चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 रईस आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में अपना ढाबा चलाने वाला मोहन जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेहड़ी पर खड़े होकर पकौड़े खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे शानी शहर ढाबे पर आराम से बैठकर बढ़िया खाना खाइए। भाई मोहन, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेहड़ी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे किशन, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर ये तेरी रेहड़ी के पकौड़े खाएंगे तो हमारे पूरे मोहल्ले का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दे। भाई, मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 4 पकौड़े मेरे लिए और 4 मेरे दोस्त के लिए। जल्दी से बना दो। ये सुनकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फटाफट पकौड़े तले और चटनी तथा रायते के साथ उन दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, ये पकौड़े तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने बड़े बड़े महंगे होटलों में भी नहीं खाए। 1 प्लेट और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इन पकौड़ों में जो मसाले पड़ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सब तैयार करती हैं। हम खाने में कभी भी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? जी, पूरे 200 रुपए हुए। वो शहरी व्यक्ति जैसे ही जेब से अपना बटुआ निकालने लगा, उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे ये क्या? भैया माफ करना, लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है।
और मैंने बिना सोचे समझे इतने पकोड़े खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस मोहल्ले में आना हो तब दे देना। वो रईस व्यक्ति किशन को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बरसाती शाम आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। किशन अपनी रेहड़ी के पास खड़ा सोच रहा था कि शायद आज भी कमाई नहीं होगी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी व्यक्ति उतरा। किशन भाई, उस दिन तुमने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था, बिना पैसे लिए उसे पेट भर खाना खिलाया था। आज मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे लौटाने नहीं आया, आज तुम्हारे पास जितने भी पकोड़े बनाने की सामग्री है सबके पकोड़े बना दो, मुझे सारे पकोड़े चाहिए। ये सुनते ही किशन की आंखें चमक उठी। जिसे आज पूरे दिन एक ग्राहक की उम्मीद नहीं थी, उसकी सारी मेहनत एक ही पल में सफल होती दिखाई दी। लेकिन पास में ही अपने ढाबे पर बैठा मोहन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। इस किशन की तो किस्मत खुल गई। अब शहरी लोग भी इसके पकोड़ों की तारीफ करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बड़ा ढाबा खोल लेगा और लोग मेरे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। दरअसल मोहन अंदर ही अंदर जल रहा था। अब तक बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के ढाबे पर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग किशन के स्वादिष्ट पकौड़ों की तारीफ करने लगे थे। ये सब देखकर मोहन के मन में ईर्ष्या भर गई थी। एक दिन उसने अपनी जलन में आकर एक किराए के आदमी को किशन की रेहड़ी पर भेज दिया। किशन हमेशा की तरह मुस्कुराया। उसने साफ हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और मोहन के भेजे हुए आदमी को खाने को दिए। कुछ ही देर बाद अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये कैसे पकोड़े बनाए तुमने? बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इन्हें खाते ही मेरे पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया है। लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो और मसाले भी नकली इस्तेमाल करते हो। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। देखिए, मेरी रेहड़ी बिल्कुल साफ है और मसाले तो मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से घर में तैयार करती हैं। उनमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर तुम्हारे पकौड़ों में मिलावट है, तभी तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। अरे मोहल्ले वालों, इसके पकौड़े मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। मोहन भी मौका देखकर वहां आ गया और बोला, किशन भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो तुमने बेईमानी शुरू कर दी। मसालों में भी मिलावट करने लगे। मोहल्ले वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। मोहन भाई, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। मेरे पकौड़ों में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। मैं हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। लेकिन मोहन और उसका भेजा हुआ आदमी लगातार हंगामा करते रहे। उनकी बातें सुनकर ग्राहक आपस में बातें करने लगे और धीरे धीरे सभी वहां से हटने लगे। किशन बार बार लोगों को समझाता रहा, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर झूठा आरोप लगता देखकर किशन का दिल टूट गया। शाम को उदास होकर वो घर लौटा। बेटा, तू मोहल्ले वालों की बातों की इतनी चिंता क्यों करता है? वो शहरी बाबू, क्या नाम है उसका, विजय, वो तो हर हफ्ते तेरी रेहड़ी से सारे पकोड़े खरीद कर ले जाता है। इस बरसात में उसी के भरोसे हमारा गुजारा हो जाएगा। माँ, मेरे पकौड़ों में मिलावट की बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी है। आपको क्या लगता है, जब विजय बाबू ये सब सुनेंगे तो वो मेरे पकौड़े खरीदेंगे? नहीं माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा, सच कभी छुपता नहीं। हमने कोई बेईमानी नहीं की। हमारे मसाले शुद्ध हैं। एक दिन मोहल्ले वालों को ये बात जरूर समझ आएगी कि तूने कभी कोई बेईमानी नहीं की। तू ईमानदार है। राधा और सावित्री किशन को हिम्मत देती रहीं। अगले दिन किशन फिर एक नई उम्मीद और हल्की सी मुस्कान के साथ बाजार में अपनी रेहड़ी लगाता है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी मोहन ताना मारते हुए आता। अब यहाँ बैठकर मक्खियां मारने से कोई फायदा नहीं है किशन। तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला। किशन चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद अचानक एक चमचमाती महंगी कार आकर किशन की रेहड़ी के सामने रुकती है। कार से वही अमीर शहरी व्यक्ति
विजय उतरता है। किशन तुरंत खड़ा हो जाता है। साहब, आप मोहल्ले वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे पकौड़ों में कोई मिलावट नहीं है। एक बार फिर से खाकर देखिए, ये सब झूठी अफवाह है। किशन, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे पकौड़े सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथों में अलग ही स्वाद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ कैसा काम करना चाहते हैं? मैं बहुत समय से अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा था। हाईवे पर मेरी एक जमीन पड़ी है। हम वहाँ एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर पकौड़े और अदरक वाली कड़क चाय का। पैसा और जमीन मेरी होगी और स्वादिष्ट पकौड़े तुम बना कर दोगे। किशन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। मैं कहती थी ना, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माँ, हम हमेशा उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। कभी खाने में मिलावट नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें इंसान का प्यार और मेहनत भी होती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और हाईवे पर किशन की पकौड़े और चाय वाला ढाबा बहुत मशहूर हो गया। उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। किशन को उसकी अच्छाई और ईमानदारी का फल मिल रहा था। वो अभी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मोहन के ढाबे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दिन भर खाली बैठा मक्खियां मारता रहता था। अब तो ग्राहकों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। कोई मुझसे कुछ खरीदने ही नहीं आता। न जाने मेरी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने मोहन से कहा, मोहन, ये सब उसी का परिणाम है जो तुमने किशन के साथ किया था। तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी की थी। किशन के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से लोग खाने आते हैं, और तुम्हारे ढाबे की तरफ कोई देखता भी नहीं है। उसे उसकी सच्चाई और मेहनत का फल मिल रहा है। मोहल्ले वालों को भी सच पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि किशन के पकौड़ों में कभी कोई मिलावट नहीं थी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। असली मिलावट और बेईमानी तो मोहन करता था। मोहल्ले वालों ने भी मोहन को उसकी गलतियों की सजा दे दी थी। अब कोई उससे कुछ नहीं खरीदता था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन वो किशन की नए ढाबे पर पहुंचा। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे न निकल जाओ। लेकिन अब समझ आया कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मोहल्ले वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई जरूर पता चलेगी, और मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने तो मेहनत और ईमानदारी से इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सड़क पर आ गया हूं। अब कोई काम धंधा नहीं रहा। घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मोहन, दुखी मत हो। अब मेरा काफी काम बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख रहे हो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, बस यही काफी है। ज्यादा मत सोचो और कल से काम पर आ जाओ। किशन की ये बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन के बाद मोहन ने भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। किशन की अच्छाई और सच्चाई ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। समय बीतता गया। किशन के ढाबे की पहचान अब सिर्फ स्वादिष्ट पकौड़ों से नहीं, बल्कि उसके अपनापन और ईमानदारी से भी होने लगी थी। हाईवे से गुजरने वाला लगभग हर मुसाफिर एक बार वहां जरूर रुकता था। ढाबे पर हमेशा रौनक रहती और सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे। एक सुबह किशन ढाबे के बाहर खड़ा ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। तभी उसने देखा कि मोहन अकेला ही सारे बर्तन साफ कर रहा है। अरे मोहन भाई, आप सुबह से लगातार काम कर रहे हैं।
थोड़ा आराम भी कर लीजिए, इतना काम अकेले मत कीजिए। नहीं किशन भाई, पहले मैंने मेहनत की कीमत नहीं समझी थी। अब जब दोबारा मेहनत करने का मौका मिला है तो मैं उसे कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत करूंगा उतनी ही जल्दी अपनी पुरानी गलतियों का बोझ हल्का कर पाऊंगा। भैया, आपने अपनी गलती मान ली और खुद को बदल लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब बीती बातों को बार बार याद मत किया कीजिए। इतने में राधा गर्मा गर्म चाय लेकर आई। आप दोनों पहले चाय पी लीजिए, सुबह से काम में लगे हुए हैं, खाली पेट मेहनत भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा बहू, काम कितना भी जरूरी हो लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। सभी लोग चाय पी ही रहे थे कि तभी अचानक ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग गई। किशन भाई, आज तो रोज से भी ज्यादा भीड़ लग रही है, आखिर बात क्या है? पता नहीं भैया, चलिए जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, कहीं किसी ग्राहक को इंतजार न करना पड़े। सभी लोग तुरंत अपने अपने काम में लग गए। किशन पकौड़े तलने लगा, राधा चटनी और चाय परोसने लगी, सावित्री मसाले तैयार करने लगी और मोहन ग्राहकों को बैठाने लगा। कुछ देर बाद जब आखिरी ग्राहक भी खाना खाकर चला गया, तब विजय मुस्कुराते हुए किशन के पास आया। किशन, आज मैंने एक बात पर ध्यान दिया। जी विजय बाबू, क्या बात है? आज एक भी ग्राहक बिना मुस्कुराए यहाँ से नहीं गया। किसी ने खाने की तारीफ की, किसी ने तुम्हारे व्यवहार की और किसी ने तुम्हारी चाय की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि तुमने किसी को भी जल्दी जाने के लिए नहीं कहा, जबकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ग्राहक अगर मुस्कुरा कर जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई होती है। विजय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तभी उसकी नजर मोहन पर गई, जो एक छोटे बच्चे के लिए अलग से कम मिर्च वाले पकौड़े बना रहा था। वो छोटा बच्चा तीखा नहीं खा सकता। उसने धीरे से मुझसे कहा था कि कम मिर्च वाले पकौड़े चाहिए। मैंने सोचा अब उसके लिए अलग से बना देता हूँ। देखा जी, अब मोहन भैया हर ग्राहक की पसंद भी याद रखने लगे हैं। इतने में बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ मुसाफिर जल्दी जल्दी ढाबे के अंदर आ गए। भैया, बाहर बारिश तेज हो रही है, क्या हम थोड़ी देर यहीं बैठ सकते हैं? अरे क्यों नहीं, जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप लोग आराम से बैठिए, चाय पीजिए, किसी तरह की जल्दी मत कीजिए। ग्राहकों ने गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लीं। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर पूरे ढाबे में अपनापन भरा माहौल था। बेटा, कई ढाबों पर खाना खाया है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में बैठे हों। यही तो हमारी कोशिश रहती है बेटा, यहाँ आने वाला हर इंसान हमारा मेहमान है। शाम को जब सारे ग्राहक जा चुके, तब विजय ने दिन भर की कमाई किशन के हाथ में रखी। आज की कमाई पहले से भी ज्यादा है। नहीं किशन भाई, ये आपकी अच्छाई का फल है। अगर उस दिन आपने मुझे माफ ना किया होता तो शायद आज भी मैं अपनी गलती पर अड़ा रहता। भैया, इंसान की पहचान उसकी पुरानी गलतियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो उनसे क्या सीखता है। आज हम सब एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। चारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। ढाबे के बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, जैसे प्रकृति भी यही कह रही हो कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का उजाला हर मुश्किल के बाद जरूर आता है। अगली सुबह हमेशा की तरह किशन का ढाबा ग्राहकों से भरने लगा। चारों तरफ गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू फैली हुई थी। तभी एक ग्राहक जल्दी जल्दी खाते हुए बोला, किशन भाई, एक बात कहूं, आपके पकौड़े तो पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आपकी अदरक वाली चाय के साथ आता है। दोनों का स्वाद एक दूसरे के बिना अधूरा लगता है। भैया, ये सब मेरी माँ और राधा की मेहनत का कमाल है। मसाले और चाय का मिश्रण वही अपने हाथों से तैयार करती हैं। हम तो बस पूरी ईमानदारी से उसे बनाकर परोसते हैं। और कोशिश यही रहती है कि जो स्वाद आज मिले वही स्वाद ग्राहक को हर बार मिले। इसी भरोसे से तो लोग बार बार हमारे ढाबे पर आते हैं। इतने में विजय भी वहां आ पहुंचा। उसने ढाबे पर लगी भीड़ देखकर संतोष की सांस ली। किशन, आज एक बात देखकर बहुत खुशी हुई। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, बल्कि यहाँ बैठकर सुकून भी महसूस करते हैं। यही किसी भी काम की सबसे बड़ी सफलता होती है। विजय बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं।
पहले मैं सिर्फ ग्राहकों की संख्या गिना करता था, लेकिन अब उनके चेहरे की मुस्कान देखने लगा हूँ। सच कहूँ तो अब काम करने में पहले से कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। किशन ने मुस्कुराकर मोहन के कंधे पर हाथ रखा। भैया, जब इंसान दिल से बदल जाता है तभी उसकी मेहनत में बरकत आने लगती है। हम सब मिलकर ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहेंगे। ढाबे के बाहर फिर से नए ग्राहक आने लगे। किशन ने मुस्कुराते हुए कढ़ाई में पकौड़े डाले और पूरे ढाबे में एक बार फिर गर्मा गर्म खुशबू फैल गई। चारों के चेहरों पर संतोष था, क्योंकि अब उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कहानी है मंगलगढ़ की, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में सौंधी खुशबू और यहाँ के लोगों के मिजाज में गजब की जिंदादिली थी। मंगलगढ़ के लोग जितने मेहनती थे उतने ही खाने पीने के शौकीन भी। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के पुरुष अपने कंधे पर हल और कुदाल रखकर खेतों की ओर निकल जाते। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाना, मिट्टी से सोना उगाना और शाम होते होते थककर चूर हो जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इस थकान का एक ही इलाज था, गांव की मुहाने पर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे लगने वाला भोलू काका का ठेला। शाम ढलती ही जब आसमान में लाली छा जाती और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते, तब मंगलगढ़ के खेतों से मजदूरों और किसानों की टोली गांव की ओर बढ़ती। दूर से ही उन्हें भोलू काका के चूल्हे से निकलता धुआं और मसालों की तीखी चटपटी खुशबू आने लगती। ये खुशबू थके हुए पैरों में नई जान फूंक देती थी। भोलू काका का मटन गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 4 गांवों में मशहूर था। वे लोहे की एक बड़ी हांडी में लकड़ी की आंच पर मटन पकाते थे। धीमी आंच पर घंटों पकने के बाद जब मटन की तरी ऊपर तैरने लगती तो उसे देखकर ही भूख 4 गुना बढ़ जाती। एक शाम जब सूरज पूरी तरह ढल चुका था, 3 गहरे दोस्त रमेश, सुखदेव और बिंदु खेतों से काम निपटाकर सीधे काका की ठेली पर पहुंची। का हो भतीजों, आज बड़ी देर कर दी खेतों से आने में। सूरज डूबे तो अरसा हो गया। बताओ, इस बार तुम लोगों की फसल वसल का हाल चाल क्या है? क्या बताएं काका, इस बार तो फसल एकदम लहलहा रही है। देखकर दिल खुश हो जाता है। बस कुदरत मेहरबान रहे, क्योंकि आषाढ़ लगने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। हमें जल्दी से फसल काटकर खलिहान तक पहुंचानी होगी, वरना सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। फसल की बात तो ठीक है रमेश, पर काका, मेरे दिमाग में एक बात नहीं बैठ रही। अभी तो आसमान साफ है, पर जब झमाझम बारिश शुरू होगी तब आप अपना ये ठेला कहाँ लगाओगे? हम तो आपके हाथ के मटन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। अरे सुखदेव बेटा, तुम काहे फिक्र करते हो? भोलू काका ने इतने सावन और भादो देखे हैं, तो क्या इस बार बिना किसी बंदोबस्त के रहेंगे? बारिश का भी पूरा जुगाड़ कर लिया है मैंने। तुम बस अपनी थाली पर ध्यान दो और स्वाद का आनंद लो। सच कह रहे हो काका, अगर आपके मटन की ये सौंधी खुशबू एक दिन भी नाक में ना जाए तो लगता ही नहीं कि दिन खत्म हुआ है। हम जैसे मजदूरों का सोचो, जिनके घर में खाना बनाने वाली औरतें नहीं हैं। हम तो शाम को आपके इसी प्यार के भरोसे आते हैं। अगर बारिश में आपका स्वाद नहीं मिला तो हम गांव वाले कहां जाएंगे? अरे ओ बिंदु, अभी से इतना परेशान काहे हो रहे हो भाई? पहले चैन से घर जाकर सोने तो दो। अभी तो मैं यहीं खड़ा हूँ। अभी मौसम साफ है और मटन गरम है। चुपचाप बैठो, मैं तुम तीनों की कड़क प्लेट लगाता हूँ। काका ने तीनों को प्लेट लगाई। तीनों बड़े ही चाव से मटन को चखने लगे। वाह काका, कसम से आज तो कलेजा ठंडा हो गया। ऐसा लजीज स्वाद है कि लगता ही नहीं हम गांव में हैं। बिल्कुल शहर के बड़े ढाबे वाला मजा आ गया। आपकी ये तरी और मसालों का जादू, बस पूछो ही मत, आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल सही कह रहा है रमेश। लीजिए काका, ये रखिए 210 रुपए। अब 50 रुपए प्लेट वाला जमाना गया। आपकी मेहनत के आगे 70 रुपए भी कम है। हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, इसे मना मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्वाद अनमोल है। और सुनो काका, इन पैसों से कल ही एक बढ़िया और मजबूत तिरपाल खरीद लाना। बारिश का मौसम सिर पर है और हम नहीं चाहते कि पानी की वजह से आपका ये ठेला एक दिन के लिए भी बंद हो। अगर आपका मटन नहीं मिलेगा तो हम मजदूरों की शाम सूनी हो जाएगी। अरे तुम लोग तो आज मुझे रुला दोगे। इतना प्यार और ये ऊपर से पैसे। ठीक है भतीजों, तुम लोगों की यही इच्छा है तो कल ही तिरपाल का बंदोबस्त हो जाएगा। बारिश क्या, अब तो तूफान भी आएगा तब भी भोलू का चूल्हा जलता रहेगा।
तीनों ग्राहक खाकर चले गए। धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गई। अब भोलू काका का मटन पूरी तरह खत्म हो गया था। वो अपनी दुकान बंद कर घर की तरफ बढ़े और थोड़ी देर में घर पहुंच गए। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ हो भाई? देखो आज ग्राहकों ने कितना प्यार दिया है। तिरपाल के लिए पैसे भी अलग से दिए हैं। पर तुम आज लालटेन जलाना कैसे भूल गई? पूरे घर में अंधेरा क्यों पसरा हुआ है? यहाँ हूँ, चूल्हे के पास वाली खाट पर। शरीर जैसे टूट रहा है भोलू, हिला भी नहीं जा रहा। शाम से ही तेज कपकपी छूट रही है और 2-3 बार उल्टियां भी हो चुकी हैं। लगता है इस बार बुखार ने बुरी तरह जकड़ लिया है। अरे तुम्हारा शरीर तो तवे जैसा तप रहा है लक्ष्मी। इतना तेज बुखार और तुम चुपचाप यहाँ लेटी रही। मुझे खबर तो भिजवा दी होती किसी के हाथ। तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस थोड़ा सब्र रखो। मैं अभी भागकर वैद्यराज को लेकर आता हूँ। अरे रुकिए, इतनी रात को कहाँ जाइएगा? बाहर बादल भी गरज रहे हैं और रास्ता भी पथरीला है। थोड़ा पानी पिला दीजिए, शायद आराम मिल जाए। इतनी भागदौड़ मत कीजिए, सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। पागल मत बनो लक्ष्मी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं होगा। बारिश शुरू होने से पहले ही मुझे वैद्यराज को यहाँ लाना होगा। तुम बस कंबल ओढ़कर लेटी रहो, मैं अपनी लाठी उठाता हूँ और अभी उन्हें लेकर लौटता हूँ। भोलू काका घने अंधेरे में अपने घर से निकल पड़े। अभी वे गांव की पगडंडी पर कुछ ही दूर पहुंचे थे कि आसमान फट पड़ा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट में उन्हें रास्ता सूझ नहीं रहा था, पर लक्ष्मी का चेहरा याद कर वे बिना रुके बढ़ते रहे। जैसे तैसे वे भीगते हुए वैद्यराज के घर पहुंचे। उनको सारी बातें बताकर वैद्यराज को अपने घर लेकर आए। भोलू, बीमारी काफी गंभीर है। लक्ष्मी को ठंड लग गई है और भीतर तक संक्रमण फैल चुका है। देखो, इसे भीगने से बचाना होगा, क्योंकि मौसम विभाग की खबर है कि इस बार बारिश पूरे महीने लगातार होगी। अगर लापरवाही हुई तो हालत बिगड़ सकती है। हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा वैद्यराज। बस आप इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी कब तक ठीक हो जाएगी। मैं इसकी हर बात मानूंगा। बस आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि ये जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दवा दे रहा हूँ, 2-3 दिन में आराम तो हो जाएगा। पर एक बात गांठ बांध लो, लक्ष्मी से कोई काम मत करवाना। मेरा मशवरा मानो तो 2-3 दिन अपना मटन का ठेला बंद कर दो और घर पर रहकर इनकी देखरेख करो, वरना इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे वैद्यराज, आप ठेला बंद करने की बात कर रहे हैं? मैं तो 1 हफ्ता क्या पूरे महीने के लिए दुकान बंद कर दूं। बस मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इसकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये ठेला दुकान तो सब इसके बाद आते हैं। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। मेरी वजह से आपका ठेला बंद होगा और घर का खर्चा रुक जाएगा। वो मजदूर ग्राहक जो आपके सहारे शाम काटते हैं, उनका क्या होगा? मेरी बीमारी ने आपके काम में बाधा डाल दी, ये सोचकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चुप कर पगली, ये काम किसके लिए कर रहा हूँ? सब तेरे लिए ही तो है। अगर तू ही ठीक नहीं रहेगी तो मैं उन पैसों का क्या करूंगा? जब तक तू पूरी तरह भली चंगी नहीं हो जाती, मैं दुकान नहीं खोलूंगा। उन ग्राहकों का जो होगा देखा जाएगा। अभी बस तेरा ख्याल रखना है। मंगलगढ़ में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। भोलू काका अपने वादे के मुताबिक घर पर ही लक्ष्मी की सेवा में जुटे थे। उधर बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा पसरा था। 3 दिनों तक ग्राहक वहां आए और मायूस होकर लौट गए। लेकिन चौथे दिन उनका सब्र जवाब दे गया। मटन के शौकीन ग्राहक भीगते हुए भोलू काका के दरवाजे पर आ धमके। अरे ओ भोलू काका, क्या बात है भाई? 3 दिन बीत गए, ना ठेला लगा और ना आपकी कोई खबर मिली। हम तो रोज बरगद के नीचे जाकर भीग कर वापस आ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने हम जैसों को भुला ही दिया? अरे रमेश बेटा, क्या बताऊं। एक तो ये कमबख्त बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ऊपर से लक्ष्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैद्यराज ने सख्त हिदायत दी है कि इसकी देखभाल करनी होगी। ऐसी हालत में मैं उसे अकेला छोड़कर ठेला कैसे लगाता? काका,
आपकी परेशानी हम समझते हैं, पर ऐसे कैसे काम चलेगा? हम दिन भर की मजदूरी के बाद सिर्फ आपके हाथ के उस स्वाद के सहारे रहते हैं। घर में कोई खाना बनाने वाला है नहीं और बाहर ये बारिश। हमें तो लगा था कि अब आपका मटन कभी नसीब नहीं होगा। काका, हमें कोई तामझाम नहीं चाहिए। ऐसा करो, आप बाहर ठेला मत लगाओ, बस घर के इसी आंगन में चूल्हा जला लो। हम यहीं जमीन पर बैठकर खा लेंगे। आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और लक्ष्मी चाची की देखरेख भी होती रहेगी। बस हमें वो स्वाद मिलना चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो बिंदु। अगर तुम सबको ऐतराज नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है, कल से तुम लोग यहीं आ जाना। इसी आंगन में लकड़ियों पर देसी अंदाज में मटन पकेगा और यहीं बैठकर महफिल जमेगी। लक्ष्मी के पास पास रहूंगा और तुम सबका पेट भी भर जाएगा। बस काका, यही तो हम सुनना चाहते थे। कल से समझो हम यहीं डेरा डालेंगे। मटन की खुशबू घर से आएगी तो लक्ष्मी चाची को भी जल्दी आराम लग जाएगा। हम चलते हैं काका, कल शाम का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले दिन सुबह भोलू काका मटन खरीदने के लिए करीम की दुकान पर गए। ओ करीम, आज जरा बढ़िया माल तोलना। पूरे 10 किलो मटन दे दो। घर के आंगन में ही चूल्हा सुलगाना है, ग्राहक शाम को वहीं आने वाले हैं। जरा जल्दी करना भाई, अभी जाकर मसाले भी तैयार करने हैं। काका 10 किलो तो मिल जाएगा, पर भाव बढ़ गया है। बारिश की वजह से बाहर से माल आ नहीं रहा। जो बचा कुचा है उसी के दाम चढ़े हुए हैं। आज आपको मटन काफी महंगा पड़ेगा। लेना है तो बोलिए। अरे 3 दिन में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो दाम आसमान छूने लगे? करीम, अगर मैं तुमसे महंगा खरीदूंगा और ग्राहकों को महंगा बेचूंगा तो मेरा मटन कोई खरीदेगा नहीं। थोड़ा तो ख्याल करो भाई। देखिए काका, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। बाजार में माल कम है और खाने वालों की कमी नहीं है। लेना है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए। मैं घाटे में सौदा नहीं कर सकता। बरसात में सबको स्वाद चाहिए तो कीमत भी देनी होगी। ठीक है भाई, मजबूरी है। 10 किलो की जगह 7 किलो ही कर दो, पर माल एकदम ताजा देना। आज मुझे भी दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, वरना मेरी तो मेहनत भी वसूल नहीं होगी। काका मटन को घर पर लाए और अच्छे तरीके से अपने देसी अंदाज में बनाया। जैसे ही मटन तेल को छोड़ने लगा, खुशबू पूरे गांव में फैल गई। खुशबू का पीछा करते करते लोग भोलू काका के पास आए। वाह काका, आपके मसालों की खुशबू तो मोहल्ले की गलियों तक पहुंच गई है। रहा नहीं गया तो हम भी दौड़े चले आए। जल्दी से प्लेट लगाइए, भूख के मारे बुरा हाल है। रुको भाइयों, प्लेट लगाने से पहले एक बात साफ कर दूं। आज से मटन की प्लेट 50 की नहीं बल्कि 70 रुपए की मिलेगी। बाजार में मटन बहुत महंगा हो गया है, इसलिए दाम बढ़ाने पड़े हैं। अरे काका, ये आप क्या कह रहे हैं? सीधा 20 रुपए बढ़ा दिए? बरसात में वैसे ही हम मजदूरों का काम धंधा ठप पड़ा है, ऊपर से आप भी जेब काटने लगेंगे तो हम कहां जाएंगे? हाँ काका, 10 रुपए बढ़ाते तो समझ भी आता, पर एक झटके में 20 रुपए बढ़ाना तो सरासर नाइंसाफी है। हम तो आपके भरोसे यहाँ आए थे, पर यहाँ तो भाव सुनकर ही भूख मर गई। भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा रहा, मुझे खुद पीछे से माल महंगा मिला है। अगर तुम सबको मंजूर है तभी थाली लगाऊंगा, वरना आज भोलू का चूल्हा बंदी समझो। मैं घाटा सहकर नहीं खिला सकता। मटन महंगा होने के कारण सभी ग्राहक बिना खाए अपने घर चले गए। भोलू काका उदास मन से खड़े थे। तभी उनके पुराने 3 ग्राहक आ गए। काका को उदास देख तीनों ने कारण पूछा। देख रहे हो ना तुम लोग, मटन की खुशबू सूंघकर सब भागे चले आए थे, पर जैसे ही मैंने 20 रुपए दाम बढ़ाए, सब पीठ दिखाकर चले गए। कोई मेरी मजबूरी समझने को तैयार नहीं है कि पीछे से माल ही महंगा मिला है। लगता है आज का सारा मटन बेकार जाएगा। अरे काका, आप उन लोगों की बात छोड़िए, उनकी नीयत सिर्फ सस्ते माल पर थी। हम जानते हैं कि आप अपनी जेब भरने के लिए दाम नहीं बढ़ा रहे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर रमेश आपकी मेहनत का मूल कम नहीं होने देगा। बिल्कुल सही कहा काका। हमें पता है कि लक्ष्मी चाची बीमार है और आपने घर पर हमारे लिए ये जोखिम उठाया है। शहर के ढाबे वाले तो इससे भी ज्यादा वसूलते हैं, फिर हम अपने काका को ये 20 रुपए ज्यादा क्यों नहीं दे सकते? आप फिक्र मत कीजिए। हाँ काका, गांव का कोई और खाए या ना खाए, पर हम तीनों रोज आएंगे और इसी दाम पर खाएंगे। हमें स्वाद से मतलब है और आपकी ईमानदारी से। आप बस गर्मा गर्म प्लेट लगाइए, आज की दावत कुछ खास होनी चाहिए।
तुम लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया भाई। सच कहूं तो इन्हीं 2-4 रुपयों के लिए मेरा मन कचोट रहा था, पर तुम्हारी बातें सुनकर सारी थकान मिट गई। बैठो, आज तुम लोगों को ऐसी प्लेट खिलाऊंगा कि तुम उंगलियां चाटता रह जाओगे। तीनों ग्राहकों के लिए काका ने प्लेट लगाई। ग्राहक बड़े चाव से मटन का स्वाद लेते हैं और पैसे देकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ग्राहकों के जाने के बाद दीनानाथ नाम का एक रसूखदार आदमी भोलू काका के पास आता है। ओ भोलू काका, मेरे घर शहर से मेहमान आए हैं, उनके लिए 5 प्लेट मटन पैक कर दो। और सुनो, ग्रेवी जरा तीखी रखना, मेहमानों को गांव के स्वाद का पता चलना चाहिए। मेहमान आए हैं ये तो अच्छी बात है दीनानाथ बेटा, पर एक बात कान खोलकर सुन लो। अब मटन की एक प्लेट 70 रुपए की मिलेगी। शहर में माल महंगा होने की वजह से मुझे भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। क्या 70 रुपए? बुढ़ापे में मती मारी गई है क्या तुम्हारी? कल तक तो 50 में बेच रहे थे और आज मेहमानों का नाम सुनते ही कसाई बन गए। मुझे तो 50 के हिसाब से ही चाहिए, ज्यादा नाटक मत करो। देखो दीनानाथ, मैं करीम से माल महंगा खरीद कर लाया हूं। अगर मैं तुम्हें 50 में दूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? घाटा सहकर खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। लेना है तो 70 दो, वरना आगे बढ़ो। भोलू, अपनी औकात मत भूलो, तुम एक मामूली ठेले वाले हो। अगर मैंने जिद पकड़ ली तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? 50 में प्लेट लगाओ वरना पछताओगे। परिणाम की धमकी किसी और को देना बेटा। मैं अपना हक मांग रहा हूं, किसी की खैरात नहीं। घाटा नहीं सहूंगा, चाहे नतीजा जो भी हो। भोलू का मटन मेहनत का है, किसी की दबंगई का नहीं। बहुत अकड़ है ना इस बुढ़ापे में। याद रखना, दीनानाथ से पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इस तिरस्कार का बदला मैं ऐसा लूंगा कि तुम्हारा ये चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बस 2 दिन का इंतजार कर, तेरी सारी अकड़ मिट्टी में मिला दूंगा। जा जा, तेरे जैसे दीनानाथ मैंने हजारों देखे हैं। ये तो बुढ़ापा आ गया, वरना जवानी में तेरे जैसे सड़कों पर खड़े नजर नहीं आते थे। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। भोलू ना झुका है और ना झुकेगा। अगली सुबह बारिश रुक गई। बारिश रुकते ही मंगलगढ़ की सुबह एक नई साजिश के साथ शुरू हुई। दीनानाथ ने बीच चौराहे पर अपना नया ठेला सजा लिया और जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। गांव वाले जो भोलू काका के 70 रुपए के दाम से परेशान थे, दीनानाथ के ठेले की ओर खिंचे चले आए। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। भोलू बुढ़े की लूट से तंग आ गए हो तो इधर आओ। आज से दीनानाथ का असली देसी मटन सिर्फ 30 रुपए प्लेट। हाँ भाइयों, आपने सही सुना, पूरे गांव के लिए सिर्फ 30 रुपए में भरपेट मटन। अरे दीनानाथ, ये क्या चमत्कार कर रहे हो भाई? भोलू काका तो 70 रुपए मांग रहे हैं और तुम आधे से भी कम दाम में दे रहे हो। इतना सस्ता मटन कहां से ले आए? कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? अरे भाई, चक्कर कुछ नहीं है, बस मेरी नीयत साफ है। मैं भोलू की तरह आप लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। मैंने सीधे बड़े व्यापारियों से बात की है ताकि मेरे गांव के भाइयों को महंगाई की मार न झेलनी पड़े। ये दाम सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए हैं। वाह दीनानाथ, तुम तो बड़े दरिया दिल निकले। हम तो बेकारी तुम्हें गलत समझते थे। आज तो मटन की दावत यहीं होगी। भोलू काका के यहाँ जाने की अब क्या जरूरत, जब यहाँ आधे दाम में वही स्वाद मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए और आनंद लीजिए। उधर भोलू के ठेले पर सिर्फ वही 3 ग्राहक आते हैं। काका, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरह लूटेंगे। हमने आपका साथ दिया क्योंकि हमें लगा आप मजबूर हैं। पर गांव के चौराहे पर दीनानाथ ने नया ठेला खोला है और वो सिर्फ 30 रुपए प्लेट मटन खिला रहा है। आप हमसे दुगने से भी ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। क्या 30 रुपए प्लेट? बेटा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जिस दाम पर मटन पीछे से मिल रहा है उसमें 30 रुपए में खिलाना मतलब सरासर घाटा है। दीनानाथ झूठ बोल रहा है, वो जरूर कोई चाल चल रहा है। तुम लोग उसकी बातों में मत आओ। अरे काका, अपनी सफाई देना बंद कीजिए। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे 30 रुपए लेते देखा है। हमें लगा था कि आप हमारे अपने हैं, पर अब समझ आया कि आप लालची हो गए हैं। अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर आप हमारी जेब काट रहे हैं। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो?
मैं भी अपनी पत्नी लक्ष्मी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जितने में मैं माल खरीद कर ला रहा हूँ उतने में 30 रुपए की प्लेट देना खुदकुशी करने जैसा है। वो माल जरूर खराब होगा, मेरी बात मानो। रहने दीजिए काका, अब कस्में मत खाइए। आज के बाद हम आपके यहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। हमें लगा था कि हम दोस्ती निभा रहे हैं, पर आप तो धंधा कर रहे थे। चलिए भाइयों, दीनानाथ के यहाँ चलते हैं, कम से कम वो लूट तो नहीं रहा। इतनी बात कर वे ग्राहक दीनानाथ के ठेले की तरफ निकल पड़े। अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। बेटा पछताओगे तुम लोग, वो मटन नहीं जहर खिला रहा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। सच्चाई का तो जैसे जमाना ही नहीं रहा। तीनों दीनानाथ के ठेले पर जाते हैं। दीनानाथ उनके लिए प्लेट लगाता है। तीनों मटन को खाते हैं। जैसे ही पहला निवाला खाते हैं वैसे ही उनको वो ताजगी नहीं मिली जो भोलू काका के मटन में आती थी। वे तीनों बिना कुछ बोले वहां से थोड़ी दूर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। ये क्या है? इसमें वो भोलू काका वाली बात नहीं है। मटन में ना तो वो ताजगी है और ना ही वो मसालों का मेल। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कच्चा या बहुत पुराना मांस खा रहे हो। सच कह रहे हो रमेश, एक अजीब सी गंध आ रही है इसमें से, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। भोलू काका के मटन की खुशबू तो मोहल्ले भर में फैलती थी, पर यहाँ तो इस गंध से मेरा जी मिचला रहा है। भाई, मुझसे तो एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा। ये मटन कम और जहर ज्यादा लग रहा है। स्वाद तो दूर की बात, इसे चबाना भी मुश्किल है। चलो यहां से, कहीं दीनानाथ को शक ना हो जाए कि हमें पता चल गया है। देखा तुम लोगों ने, 30 रुपए के चक्कर में हम अपनी सेहत दांव पर लगा रहे थे। मुझे पक्का यकीन है कि दीनानाथ मटन में कुछ तो हेरा फेरी कर रहा है। बिना किसी मिलावट के इतना सस्ता मटन देना नामुमकिन है। मुझे भी यही लग रहा है। जिस तरह की गंध आ रही थी वो किसी ताजा मटन की तो हो ही नहीं सकती। अगर गांव वालों ने ये लगातार खाया तो आधे से ज्यादा गांव बीमार पड़ जाएगा। हमें भोलू काका पर शक नहीं करना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, हमें सबूत चाहिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमें दीनानाथ का पीछा करना होगा। हमें देखना होगा कि वो मटन कहां से लाता है और किस कसाई से सेटिंग की है। ठीक है, कल तड़के ही हम दीनानाथ के घर के बाहर छिप जाएंगे। जैसे ही वो घर से निकलेगा हम उसके पीछे साए की तरह चलेंगे। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो पूरे गांव के सामने उसकी असलियत लाकर ही दम लेंगे। अगली सुबह दीनानाथ मटन लाने जा रहा था, तभी उसका पीछा तीनों ग्राहक करते हैं और फिर कुछ देर में दीनानाथ अकरम कसाई की दुकान पर जाता है। दीनानाथ मरे हुए बकरे के मांस का सौदा कर ही रहा था, तभी तीनों ग्राहक दोनों को रंगे हाथ दबोच लेते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मांस की जांच करती है और फिर दीनानाथ और अकरम को जेल लेकर जाती है। काका, हमें माफ कर दो। हमने आप पर शक किया, जबकि आप तो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते थे। दीनानाथ की सच्चाई सामने आ गई। वो तो हम सबको जहर खिला रहा था। बेटा, मैंने कहा था ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। तुम लोगों ने गलती की, पर आखिर में सच को पहचान लिया। यही बहुत है। चलो आज फिर से पुराने अंदाज में मटन खाते हैं। उस दिन के बाद भोलू काका का ठेला फिर से गुलजार हो गया। लक्ष्मी भी ठीक हो गई और गांव वालों को समझ आ गया कि सस्ते के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ करना कितना बड़ा जोखिम है। भोलू काका की ईमानदारी और मेहनत का सबने सम्मान किया और मंगलगढ़ में पहले जैसी रौनक लौट आई। दिन बीतते गए। दीनानाथ के जेल जाने के बाद पूरे मंगलगढ़ में फिर से भोलू काका की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। बरगद के पेड़ के नीचे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा रौनक से भरने लगा। शाम होते ही चूल्हे पर हांडी चढ़ती, मसालों की खुशबू हवा में घुलती और दूर दूर से लोग उसी खुशबू का पीछा करते हुए चले आते। लेकिन भोलू काका के मन में अब भी एक डर बाकी था। उन्हें लग रहा था कि कहीं फिर कोई लालच में पड़कर गांव वालों के भरोसे से खिलवाड़ ना कर दी। रमेश बेटा, आजकल लोग सिर्फ सस्ता देखकर दौड़ पड़ते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि खाने की चीज में मिलावट हुई तो नुकसान पैसे का नहीं, सीधे शरीर का होगा। इस बार भगवान ने बचा लिया, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे ये जरूरी तो नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका। उस दिन अगर हमने अपनी आंखों से दीनानाथ की करतूत ना देखी होती तो शायद आज भी उसे नेक आदमी समझ रहे होते। अब हम तीनों ने ठान लिया है कि गांव में किसी भी खाने पीने की चीज पर जरा सा भी शक हुआ तो पहले उसकी सच्चाई जानेंगे,
फिर किसी को खाने देंगे। और काका, अब सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे गांव का सम्मान भी हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से कोई भी आदमी आकर लोगों को झूठे लालच में फंसाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। सही कहा। सस्ता सामान देखकर अब मन भी नहीं करता। उस दिन उस सड़े हुए मटन की बदबू आज भी याद आती है तो रूह कांप जाती है। अब तो बस एक ही बात समझ में आई है, ईमानदारी का स्वाद ही सबसे बड़ा स्वाद होता है। तीनों की बातें सुनकर भोलू काका मुस्कुरा दिए। तभी लक्ष्मी घर से बाहर आई। बीमारी के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर काका की आंखों में भी खुशी चमक उठी। अजी सुनते हो, इतने दिनों बाद घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई है। लगता है भगवान ने हमारी परीक्षा पूरी कर ली। लेकिन अब आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। दिन रात चूल्हे के सामने खड़े रहना भी कोई आसान काम नहीं होता। अरे भगवान, अब तेरे ठीक होने के बाद मुझे और क्या चाहिए। लेकिन एक बात सोच रहा हूँ, इतने लोग रोज आने लगे हैं कि कई बार मटन खत्म हो जाता है और आधे ग्राहक मायूस लौट जाते हैं। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि किसी को खाली हाथ वापस न जाना पड़े। काका, मेरे दिमाग में एक बढ़िया बात आई है। आप हर सुबह बरगद के पेड़ पर एक तख्ती टांग दिया करो, जिस पर लिखा रहे कि आज कितनी प्लेट बनेगी। जितनी प्लेट होंगी उतने ही लोगों के नाम पहले लिख लो। इससे किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और आपका हिसाब भी साफ रहेगा। अरे वाह बेटा, ये तो सच में बहुत काम की बात बता दी। इससे खाना भी बर्बाद नहीं होगा और किसी ग्राहक को ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि उसका नंबर नहीं आया। चलो, आज से यही तरीका अपनाएंगे। अगले ही दिन भोलू काका ने रमेश की सलाह मान ली। सुबह सुबह बरगद के पेड़ के नीचे एक लकड़ी की तख्ती टांग दी गई। उस पर लिखा था, आज केवल 70 प्लेट मटन बनेगा। पहले नाम लिखवाएं, फिर आराम से शाम को आकर खाना खाएं। गांव वालों को ये तरीका इतना पसंद आया कि अब रोज दोपहर तक सारी प्लेटें बुक हो जाती थीं। देखा काका, अब ना किसी को धक्का मुक्की करनी पड़ रही है और ना किसी का मन टूट रहा है। सच कहूं तो आपका ठेला अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है बेटा। अगर उस दिन तुम लोग अपनी गलती मानकर वापस ना आते तो शायद मेरा हौसला भी टूट जाता। इंसान की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, लोगों का भरोसा होता है। इतनी में करीम भी मुस्कुराता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में ताजे मटन की बोरियां थीं। काका, खुशखबरी है, बारिश अब पूरी तरह थम गई है। बाहर से फिर से अच्छा माल आने लगा है, इसलिए आज से मटन के दाम पहले जैसे हो गए हैं। अब आपको भी महंगा खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह करीम, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। फिर आज से मेरे ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। आज शाम से मटन की प्लेट फिर से 50 रुपए की मिलेगी। जब मेरा खर्च कम हुआ है तो मैं भी लोगों से ज्यादा पैसे क्यों लूं? यही फर्क है काका, आप में और दीनानाथ जैसे लोगों में। मौका मिलते ही कुछ लोग जेब भरते हैं, लेकिन आप हमेशा लोगों का दिल भरते हैं। इसी वजह से पूरा मंगलगढ़ आपको अपना परिवार मानता है। भोलू काका की ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शाम तक बरगद के पेड़ के नीचे फिर से लंबी कतार लग गई। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और हर प्लेट के साथ लोगों का भरोसा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा था।